हमारे साथ हैं अशोक पांडे, जो एक प्रतिष्ठित अनुवादक और लेखक होने के साथ साथ ही बहुचर्चित ब्लॉग कबाड़ खाना के संचालक हैं। हमारे साथ हैं मनीषा पांडे, जो इंदौर से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और देवनागरी के सबसे बड़े वेब पोर्टल वेब दुनिया से जुड़ी हुई पत्रकार हैं। इरफान हमारे साथ हैं, जिनसे आप पहले भी इस कार्यक्रम में और कई अन्य कार्यक्रमों में भी रूबरू होते रहे हैं। कई अन्य चर्चित ब्लॉग्स का आप संचालन इस समय कर रहे हैं। तो इरफान, सबसे पहले बात आपसे शुरू की जाए जी, कि जिस तरह से ये एक आजकल आशा जताई जा रही है, बहुत ही अभी लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी लाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी जिक्र ये लगातार हो रहा है। और हाल में जिस तरह से पुस्तक मेला में भी ये कुछ सेमिनार्स में बात सुनने को हमें मिली है कि भविष्य की जो पत्रिका है, मैगजीन, वो ब्लॉगजीन हो सकती है क्या? इस तरह की जो आशा जताई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी आपको ये ठोस बात ये लगती है? क्योंकि एक ज़माना हुआ और एक अरसे तक लोग इस बात पर बहुत अपना दुख भी जताते रहे कि जो पत्रिकाएं पहले थी ट्रेडिशनल फॉर्म में जो छपती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आपका दिनमान, सारिका, पराग, यहाँ तक कि किशोरों की जो पत्रिका थी, जिनमें बहुत अच्छा साहित्य लोगों को मिलता था, वो सब जैसे जैसे बंद होती गई। देश में आर्थिक उदारीकरण के अवसर जब आए तो बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं, उन्हें साहित्य में निवेश करना बहुत फ़ायदे का सौदा शायद नहीं लगा और उन्होंने अपना धन दूसरी जगह जब डाइवर्ट किया तो वो पत्र पत्रिकाएं समय के साथ साथ बंद होती गईं और उनकी कमी बहुत अरसे तक खली। अभी भी लोग इस बारे में अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ पत्रिकाएं ज़रूर आ रही हैं, लेकिन वो जो एक बड़ा निर्वात पैदा हुआ था वो नहीं भर पाया है। तो क्या इस ब्लॉगजीन नाम की जो विधा है, कैसे ही निर्वात भर जाएगा? आपको क्या लगता है? मनीष, आप ठीक कह रहे हैं। ब्लॉगजीन एक अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में कई कोशिशें कुछ ब्लॉगर मिलकर कर भी रहे हैं कि बजाय अपने इंडिविजुअल ब्लॉग्स चलाने के, हम लोग मिलकर के एक पत्रिका जैसी चीज़ चलाएं। और इस तरह के जो सामूहिक ब्लॉग हैं, जिसमें ख़ासतौर पर कबाड़ खाना बहुत इज़्ज़त के साथ इसका नाम लिया जाता है, मोहल्ला है, इसके अलावा कई और दूसरे ब्लॉग हैं जिसमें एक से ज़्यादा ब्लॉगर मिलकर कोलैबोरेट किए हुए हैं और अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते हैं और जो समय और समाज के प्रश्न होते हैं, कुछ उनके मन की उलझने गुत्थियाँ होती हैं, उसको वहाँ वो डिस्कस करते हैं। इस तरह से पत्रिकाएं भी पहले इस काम को किया करती थीं और ये आपका कहना ठीक है कि बड़े जो घराने थे जो बड़ी हिंदी पत्रिकाएं निकाला करते थे और धीरे धीरे वो पत्रिकाएं, कहा जाता है कि बड़े अखबारों के मालिकों की माओं की हिंदी की जो का जो प्रेम था उसके कारण वो निकला करती थीं और अब वो उनकी माओं के ऑब्सोलीट हो जाने की वजह से धीरे धीरे वो हिंदी की पत्रिकाएं भी ख़त्म हो गईं। और उस ज़माने में जब लेखक के पास इन पत्रिकाओं से रिजेक्शन के लेटर आते थे तो वो पूरा दिन या वो पूरा हफ्ता उसके लिए अवसाद का विषय हुआ करता था। अब ये है कि कम से कम पब्लिश करने का राइट आपके पास है। पहले भी ठीक है, बड़ी पत्रिकाओं में कुछ ज़्यादा पाठक होते होंगे, लेकिन हिंदी में जो किताबें हैं 500, 600, 700 के उनके संस्करण होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग उनको पढ़ते होंगे। और अगर ब्लॉगरों को जोड़ें तो सुनते हैं कि अभी 1000-1500 ब्लॉगर पिछले 1-1.5 साल में ही उन्होंने नए ब्लॉग शुरू किए हैं। तो इस तरह से 1000-1500 ब्लॉगर तो पढ़ ही रहे हैं। तो एक रचनाकार जो पहले लिख कर रिजेक्ट किया जाता था, लिखता था, पत्रिका को भेजता था, हफ्तों बाद उसका जवाब आता था और वो दुखी हुआ करता था, आज वो खुद अपनी चीज़ लिख कर उसे पब्लिश कर देता है और एक तरह से एक अपनी स्वतंत्र पत्रिका, मैगजीन जिसे आप ब्लॉगजीन कह रहे हैं, उसकी एक संभावना तो हम समझते हैं कि बनी ही है। आपके कहे को मैं यहाँ रेखांकित करूँगा, जैसे आपने कहा 1-1.5 ब्लॉगर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना ज़रूरी है हिंदी साहित्य के संदर्भ में, चूँकि हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं उसमें। और अशोक, चूँकि देश और दुनिया में दूर दूर तक घूमे हैं, घाट घाट का पानी पिया है आपने, तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ जिस तरह से ये जो ब्लॉग का इस्तेमाल हो रहा है साहित्य के लिए और सामुदायिक रूप से, यानी एक ब्लॉग पर लोग अपनी रचनाओं का योगदान कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, इस तरह से विदेशों में इसके बरक्स क्या स्थिति है? विदेशों का मतलब यहाँ हम जाहिर है, जैसा कि आदतन कहते हैं, विकसित विश्व में जी किस तरह की स्थिति? विदेशों में, जैसे आपने कहा, विकसित समाजों में
साहित्य ब्लॉग का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। हो सकता है कोई एक कविता या कोई एक छोटा सा लेख या कोई नाटक की कोई समीक्षा, किसी फिल्म की समीक्षा हो सकता है। अगर बहुत चर्चित हो जाती है तो कोई उसे पसंद करने वाला ब्लॉग पे उसे पोस्ट कर देता है। जी। आमतौर पे ब्लॉगिंग वहां पर अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करने की का एक प्लेटफॉर्म देता है। और साहित्य को लेकर के हमारे यहाँ हिंदी में इसलिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो कारक है ब्लॉग बनने जा रहा है, वो इसलिए है कि हिंदी भाषियों की संख्या हमारे देश में 40 करोड़ से ऊपर है। जी। और जैसे अभी इरफान ने कहा, पत्रिकाएं निकलती थी। हिंदी साहित्य जो भी बचा हुआ है आधुनिक साहित्य से मेरा अभिप्राय है, आज़ादी के बाद से आधुनिक साहित्य में इसको बचाए रखने का श्रेय बड़ी पत्रिकाओं को कतई नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी पत्रिकाएं हुआ करती थी, पिपरिया से निकलती थी, तनाव जैसे आप देखिए, जबलपुर से पहल निकलती है, छोटी छोटी पत्रिकाएं, हल्द्वानी से आधारशिला निकलती है। इस तरह की पत्रिकाएं जो आज भी निकल रही हैं। और एक वास्तविकता तो ये है कि आज के समय में जो पत्रिकाओं की संख्या है, लघु पत्रिकाओं की संख्या, वो इतनी कभी थी नहीं। तो साहित्य आज तक जो बचा रहा भारत में, हिंदी साहित्य इन्हीं पत्रिकाओं की वजह से बचा रहा। बड़ी पत्रिकाओं ने उसको बचाया नहीं। उन्होंने सिर्फ बड़े नाम, जो प्रतिष्ठित नाम होते थे, उनको छापा। और लेकिन उसमें जो दुर्भाग्य की बात यह थी कि 40 करोड़ लोगों की भाषा तो होती थी, लेकिन साहित्य को समझा जाता बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की चीज होती थी। जी। हर एक के लिए, आम पाठक के लिए नहीं होती थी। और जैसे अब इरफान ने कहा भी कि 500, 600, 700 प्रतियों के संस्करण निकलते थे। यही हाल पत्रिकाओं का भी था, यही हाल बड़े प्रकाशनों का भी है। तो 40 करोड़ लोगों के लिए 700 किताबें छापना या पत्रिकाएं छापना किसी भी स्तर पर प्रशंसनीय तो नहीं कहा जा सकता। जी। छोटे छोटे देश दुनिया में हैं, जैसे इजराइल है। जी हाँ। इजराइल में एक बहुत बड़े हिब्रू कवि हुए, यहूदा मिखाई। उस देश में उस कवि की 15,000 प्रतियों के संग्रह छपते हैं। युवा लड़के उनकी किताबों को लेकर के सीमाओं पर जाते हैं, युद्ध पर जाते हैं, और उनकी कविताओं का सार्वजनिक पाठ होता है, चौराहों पर लोग पढ़ते हैं। संख्या का था एक जो प्रश्न, संख्या का था। जी जी। ब्लॉगिंग ने ये किया हिंदी के हिसाब से, हालांकि मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। हिंदी का जो संकट साहित्य का है, ब्लॉगिंग ने ये संख्या को बढ़ाने में पहला काम तो ये कर रही है कि संख्या बढ़ रही है। स्तर पर अभी बात नहीं करेंगे हम कि किस स्तर का साहित्य आ रहा है, स्तर की बात नहीं, अभी संख्या बढ़ रही है। जी जी। धीमे 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 जब ये थोड़ा और विकसित होगा, तब फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है चीज़ों को, वो शायद खुद ही आ जाएगी अपने आप से, मेरे ख्याल से ये। जी। तो मनीषा, आप चूंकि हिंदी देवनागरी का जो सबसे बड़ा पोर्टल कहलाता है, वेब दुनिया, उससे जुड़ी हुई हैं जी, तो ब्लॉगिंग, खासकर ये जो साहित्यिक ब्लॉगिंग जो हो रही है, इसमें क्या योगदान है वेब दुनिया का, और किस तरह की संभावनाएं आप एक पेशेवर के तौर पे देखती हैं? वेब दुनिया अब यूनिकोड हो गया है पूरी तरह से, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि वेब दुनिया ने अब अपना खुद का ब्लॉग शुरू किया है, और ये ब्लॉग से भी ज़्यादा बढ़कर एक पोर्टल पूरा की पूरा, सिर्फ पोस्ट ही नहीं डाल सकते बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें, आप अपना पूरा पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी सुविधा वेब दुनिया अब अपने पाठकों को दे रहा है, और बहुत सारी संख्या उसमें बढ़ रही है लोगों की। ब्लॉगिंग के बारे में मुझे ये लगता है, जैसे वेब दुनिया में लिखते हुए बहुत सारी सीमाएं हो जाती हैं लिखने की, लेकिन जब आप अपना पोर्टल बना रहे हैं या अपने ब्लॉग पे लिख रहे हैं, तो बहुत असीम आकाश है संभावनाओं का, आपकी अभिव्यक्ति का, लिखने का। वहाँ पे उस तरह की सेंसरशिप नहीं होती है, आप जो भी चाहें अपनी तरह की अभिव्यक्तियाँ कर सकते हैं। जैसे वेब दुनिया ने जो ब्लॉग शुरू किया है, वेब दुनिया में ही काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उसमें ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, और उन सभी व्यक्तियों की रचनात्मकता का, उनकी के भीतर छिपी हुई जो कला है, उसके बहुत सारे छिपे हुए पक्ष अब आ रहे हैं सामने।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी ये एक स्पेस देता है, एक जगह देता है आपको कि आप अपने तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पे कह सकते हैं जो कहीं और नहीं कह पा रहे थे अभी। बहुत सारे नियम थे, बंधन थे, सोच के बहुत सारी काट छाट होती थी उसमें। आप बिना किसी संपादक के खुद अपने संपादक हैं, जो चाहें जिस तरह से चाहें कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, ऊपर एक छोटा सा नोट वहाँ पर होता है कि यदि आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है इस पेज का, तो आप उसके बारे में सूचित करें। शायद वो गूगल की तरफ से होता है मेरे ख्याल से। हाँ जी। तो क्या इसके बारे में भी वेब दुनिया यदि ये उपलब्ध करा रहा है हिंदी की ब्लॉगिंग, तो उसमें वो कुछ अपनी दखल रखता है? हाँ जी, हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो निर्देश तय किए हैं, उसमें ये बात ऑलरेडी कही गई है कि कोई भी आपत्तिजनक बात, उसके बाकायदे नियम बनाए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपत्तिजनक होंगी। इस तरह की चीज़ें, उसमें वयस्क सामग्री नहीं हो सकती है। जैसे ब्लॉग स्पॉट पे आपको ऐसे भी ब्लॉग्स दिख जाएंगे, लेकिन वेब दुनिया में ये बाकायदे एक प्रतिबंध है, एक सेंसरशिप है। लगातार मॉडरेशन होता है कि आप ये नहीं कर सकते, और इस तरह का कोई भी काम अगर कर रहा हो तो हम उसे बंद कर देते हैं। तो देखिए, मनीषा ने जिस तरह से ये बात कही, इन्होंने ये भी दो बातें कही कि एक तो आप खुल कर के बात कह सकते हैं, पहले वाली स्थिति नहीं है कि जिस तरह से आप देखिए कि पड़ोसी मुल्क में यदि वहाँ कोई जुल्म जबर हो रहा है जनता पर, तो वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि सारा जो मीडिया है उसका गला घोंट दिया गया है, चैनल्स को स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अब ब्लॉग्स और इंटरनेट की वजह से ये संभव नहीं है कि लोगों की अभिव्यक्ति को दबाया जा सके। वो सेंसरशिप का ज़माना चला गया है। लेकिन फिर भी जिस तरह की सेंसरशिप की बात मनीषा ने अभी कही है, उसकी कितनी ज़रूरत आप समझते हैं, खासकर ऐसे में जबकि उसका यूएसपी या उसकी जिसे कहिए विशेषता ही ये है कि वहाँ खुल कर के कुछ भी कहा जा सकता है, और उसकी आज जो परिभाषा है सेंसरशिप की, कल को वो क्या होगी या और क्या हो सकती है, या ये होनी ही चाहिए या नहीं भी होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक जिस ब्लॉगर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, गूगल का जो ब्लॉगर है, मैं सचमुच उसके तकनीकी पहलू के बारे में नहीं जानता कि उसने ये सुविधा कितने दिनों के लिए और कब तक आपको मुहैया कराई है कि आप मुफ्त लेते रहें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई उपयुक्त व्यक्ति हूँ इसमें सेंसरशिप या इसमें जो तकनीकी संभावनाएं और सीमाएं हैं उस पर बोलने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो बात अशोक भी कह रहे थे और जो मनीषा भी कह रही थी, कि ये एक ऐसा इंस्टेंट माध्यम है जिसमें आप अपने खुद संपादक होते हैं, अपने खुद प्रकाशक होते हैं। ना सिर्फ आप छपे हुए शब्दों को जारी कर रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ जितनी भी संभावित सामग्री, चाहे वो चित्र हों या ध्वनियाँ हों या वीडियो हो, जो कि एक प्रिंट मैगज़ीन में की सीमा है। अगर आपसे अपनी बात कहने के लिए आप एक गाना भी सुनाना चाहते हैं तो आप पहल में या धर्मयुग में या साप्ताहिक हिंदुस्तान में ये नहीं कर सकते थे, अनलेस के शायद वो आज का ज़माना होता, आप उसके साथ एक सीडी अटैच करते और वो भी उसके पास, पाठक के पास कोई प्लेयर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने इरफान। सबसे दिलचस्प पहलू, मैं ज़रा बीच में आपको टोक रहा हूँ, और चूँकि बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि एक्साइटिंग इसका फीचर ये है जी कि आप किस तरह से ऑडियो और विजुअल जो सामग्री है उसको भी आपस में आप बांट सकते हैं। जैसा कि अशोक का जो चर्चित ब्लॉग है कबाड़ खाना, उस पर आपको ऐसे गीत मिलते हैं जो बाज़ार में आपको शायद नहीं बल्कि उपलब्ध है ही नहीं। कि बीटल्स एक जो ग्रुप था जिसने अपनी तरह के गीत गाए और बहुत चर्चित हुआ, वो दुनिया भर में बड़ा चर्चित रहा। उसका एक गीत उन्होंने देहरादून के विषय में यदि कोई गाया है तो वो कहाँ रिकॉर्ड में उपलब्ध होगा ये जानना तो बड़ा कठिन है, लेकिन उस ब्लॉग पर आप सुन सकते हैं। तो यही बात चित्रों के भी विषय में है। बहरहाल यहाँ ये जानना भी बहुत मज़ेदार रहेगा कि आप ब्लॉग की दुनिया में अशोक कैसे आ गए। लेकिन मैं अभी आपको टोकते हुए मुनीश अपनी ज़रूर आप अपनी बात पूरी कीजिए, स्वागत है कि जैसे आपने ये बात कही ना कि किस तरह से आप ध्वनियों को और वीडियो को और चित्रों को इस्तेमाल करते हैं, और कबाड़ खाना का नाम आपने लिया। मैं अपने ब्लॉग टूटी हुई बिखरी हुई का प्रमोशन करने की जाहिर है उसमें जोखिम उठाते हुए भी मैं ये कहता हूँ, जैसे देखिए छोटी सी बात है,
मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन मजदूर हफ्तों तक रहे और वो रोज़ रात में अपना काम करने के बाद वहाँ बेसमेंट में गाना गाया करते थे। मेरे पास एक रिकॉर्डर था तो मैंने उनके गाने रिकॉर्ड किए। तो वो कहीं छत्तीसगढ़ से, बुंदेलखंड से आए हुए लोग थे। अब मैं उसका क्या करूँ? उसको कोई म्यूज़िक कंपनी नहीं खरीदेगी। वो मेरे संग्रह के अलावा दूसरे तक तभी पहुँचेगा जब मैं उसे अपने घर पर बुलाऊँ और मैं उसको सुनाऊँ। मैं एफएम पर जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी उसको बजाए जाने की इजाज़त नहीं है। इस तरह से वो 10 साल से मेरे पास ऑडियो ट्रैक पड़ा हुआ था। ये सिर्फ ब्लॉग की वजह से संभव हुआ कि मैं ये बता सकूं कि एक मज़दूर मेहनत करने के बाद किस तरह से गा रहा होता है, अपना इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। न सिर्फ ये बल्कि एक कैजुअल चैटिंग के दौरान मान लीजिए मंगलेश डबराल ने कोई अपनी कविताएं सुनाते हुए एक गाना सुनाया, तो आप मंगलेश डबराल की कविताओं से परिचित होते हैं, गाए बगाए रेडियो टीवी पर उनकी बोलती हुई आवाज़ सुनते हैं, लेकिन गाती हुई आवाज़ मंगलेश डबराल की उदाहरण के लिए आप के कानों में नहीं पड़ती है। या इसी तरह से दूसरे कवि, लेखक, मित्र। पिछली बार आपको याद है कि जब अजदक के संचालक प्रमोद सिंह यहाँ आए तो हम लोगों ने उनके साथ यहाँ बातचीत की और वो बातचीत आज ब्लॉग पर आसानी से उपलब्ध है, वरना उसके लिए रेडियो को किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप ट्यून इन करते हैं और सुनते हैं और उसका एक प्रसारण का पूरा पैराफेर नहीं दिया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि साउंड हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, आप एक प्रभावशाली पैकेजिंग करके दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी, तो हम आते हैं वापस, मुखातिब होते हैं अशोक की तरफ और आपसे जानना ये चाहते हैं कि अशोक, साहित्य से तो आपका पहले से ही जुड़ाव है और ये ब्लॉग की दुनिया में आना आपका कैसे हुआ? किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? क्योंकि एक अरसे से आप सक्रिय हैं ब्लॉग की दुनिया में और बहुत ही लोकप्रिय आपके ब्लॉग्स हैं। नहीं, बहुत लंबा सा तो शायद नहीं हुआ, 4-5 महीने ही हुए हैं। और ब्लॉग की दुनिया से मैं वाकिफ तो था पहले, हिंदी ब्लॉगिंग से वाकिफियत में ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कुछ मित्र थे, इरफान उनमें से एक हैं, कुछ और मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई ये एक नया एक माध्यम आया है और इसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो जब शुरुआत की तो कुछ तकनीकी खामियां भी थी। मैं छोटे कस्बे में रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें हम पोस्ट नहीं कर सकते थे। धीमे धीमे तो शुरू में लगा कि इसमें हम सिर्फ कुछ शरारतें कर सकते हैं, कुछ लतीफ़े, कुछ किस्से सुना सकते हैं। मगर धीमे धीमे जब और ब्लॉग्स की तरफ और ज़्यादा समय देने लगे ब्लॉग्स को पढ़ने पर, तो लगा कि इसमें अभी बहुत बड़ा खोखल है जिसे भरा जाना बाकी है। और एक शब्द इरफान ने आखिरी शब्द वाक्य में बोला था, शेयरिंग, साझा करना। जी जी, हम सबके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो साझा करने को होती हैं कि एक अच्छा सा गाना सुना तो इच्छा होती है कोई और भी सुनता, एक दोस्त सुन लेता। तो ब्लॉगिंग आपको ऐसे दोस्त दिलाती है जिनसे आप आज तक कभी मिले नहीं होते हो, शायद कभी मिल भी ना पाओ, लेकिन वो आपके ब्लॉग पर आकर टिप्पणियां करते हैं कि साहब बहुत अच्छा लगा। कई बार हमारे ब्लॉग पर कनाडा से टिप्पणियां आई हैं। एक टिप्पणी मोरक्को से एक बार आई थी कि हम मोरक्को में रहते हैं और उन्होंने एक गीत सुना और उन्हें लगा कि ये और गीत कहाँ मिलेंगे, तो एक संवाद बनाने का तरीका भी हुआ। तो ये मेरे ख्याल से कबाड़ खाना शुरू करने के 1 महीने के बाद काफ़ी हमने इसको गंभीरता से लेना शुरू किया और अब इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो चीज़ें लिखते हैं, चीज़ें बांटते हैं आपस में। इसमें देश के कई नामी ग्रामी साहित्यकार भी सम्मिलित हैं, कई पत्रकार हैं और मीडिया से जुड़े लोग हैं। और कारवां जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि भी इसमें जी हाँ, लगातार लोग आते चले जाएंगे।